गुड इवनिंग, नमस्कार। वी आर लाइव। विक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटर राइटिंग चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी एग्जाम है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें वैरायटी बहुत है, यानी कि ये आपका सोशल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, आपका बिजनेस लेटर भी हो सकता है। वैरायटी है। फिर इसमें नोटिसेस आ जाते हैं, फिर इसमें ऑफिशियल लेटर्स आ जाते हैं, फिर इसमें आपके मेमोरेंडम भी आ जाते हैं, ऑफिशियल सर्कुलर्स भी आ जाते हैं। तो जितनी तरह की वैरायटी उतनी तरह का फॉर्मेट हम इसमें यूज़ करते हैं। तो बियॉन्ड दैट एक कॉमन चीज़ भी इनमें, इन सब में कॉमन थीम भी रन करती है कि कॉमन क्या क्या होता है किसी भी तरह की चिट्ठी या लेटर हम लिखते हैं। तो उसको लेकर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर कल से वन बाय वन हर तरह के लेटर का एक एक एग्जाम्पल लेकर हम आगे फर्दर स्टडी करने वाले हैं। तो ये आपका और हमारा आज का बेसिक रहने वाला है। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमने आगे क्लास में क्या पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर एंड में कि हमने क्या पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी एक ब्रीफ समरी, एंड देन उसके बाद में लास्ट में हम लोग वी से गुड बाय। और गुड बाय कहने के बाद आपका कल की क्लास की प्रिपरेशन और रेडी रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें। रोज़ाना का गीत है जो गाना होता है, आप ही लोगों पे सब चलता है। परहैप्स शायद हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं। इन वीडियोस को मैं YouTube पर फिर फर्दर प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देता हूँ। उसमें कितने व्यूज़ आते हैं मैं ट्रैक नहीं कर पाता, बट जनरली इट इज़ ग्रोइंग। और फ़र्क भी क्या पड़ता है जब आप पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो कितने लोग देख रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा धर्म है पढ़ना और पढ़ाना, वो हम जारी रखेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि लेटर राइटिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, किसी भी लेटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। किसी भी लेटर में 6 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहला होता है हेडिंग। हेडिंग संबंधित होता है कि जो लिखने वाला है उससे संबंधित है, कब लिखा गया है उससे संबंधित है। उसके बाद आपका आता है ग्रीटिंग, आता है सैल्यूटेशन, आता है कि आप किसी को संबोधित करते हैं रिस्पेक्टफुली। इवन भी वो फ्रेंड भी है आपका तो उसको आप रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं लेटर में। सेकंड पार्ट आपका आता है सैल्यूटेशन आता है। फिर आता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जिसे कम्युनिकेशन पार्ट भी कहते हैं। मेन मैसेज इसी में होता है, क्या कहना है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, उसको ट्रांसपेरेंटली आपको लोगों के सामने रखना है। और उसके एंड में फिर उसके बाद में जस्ट नीचे आपका आता है कम्युनिकेशन के बाद आपका आप लीव लेते हैं, आप कुछ कर्टसी कहते हैं, आप कुछ ऐसा कहते हैं कि एकदम से चिट्ठी बंद ना हो। और उसके बाद आपका सिग्नेचर आता है। सिग्नेचर में भी कई तरह की वैरायटी होती है, कहाँ लिखा होता है। और एंड में सबसे ऊपर होता है सुपरस्क्रिप्शन, यानी आप जो एड्रेस लिखते हैं एनवेलप पे। आजकल चूँकि ऑफिशियल लेटर अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है तो मेल के थ्रू आप भेजते हैं, तो उस पर उतना नेसेसरी नहीं होता, फॉर्मेट्स रेडी होते हैं। येट हाउएवर हैविंग सेड दैट, हमें अगर हम चिट्ठी लिख रहे हैं, आज भी बहुत से कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भेजनी होती है, यानी आपको रिटर्न भी भेजना होता है। तो एंड में आप एनवेलप पे जो एड्रेस लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है, उसके साथ ही आपके बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है लेटर का। तो ये 6 चीज़ें हैं। हेडिंग हो गया, ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन हो गया, मेन बॉडी या कम्युनिकेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया आपका, लीव लेते हैं आप, सिग्नेचर आ गया आपका, और सुपरस्क्रिप्शन आ गया जो एनवेलप के ऊपर आप लिखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इनको वन बाय वन वी विल पिक अप, उनको देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से आगे कार्यवाही होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग को पिक करते हैं। हेडिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। हेडिंग में सबसे ऊपर आपका आता है एड्रेस एंड डेट। एड्रेस एंड डेट के बारे में आपको, अगर मान लीजिए यही फॉर्मेट है आपका, यही अगर आपका पेज है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप एड्रेस को सबसे ऊपर रखेंगे राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पर, और फिर आपकी आएगी डेट। अब एड्रेस लिखते समय 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एड्रेस उसका आना चाहिए जो राइटर है, राइटर ऑफ द लेटर। ये बताता है कि वेयर एंड व्हेन, कि कहाँ और कब चिट्ठी लिखी गई है,
वो आपका पार्ट जो है राइटर का यहाँ पर आप लिखेंगे, तो यहाँ पे राइटर का एड्रेस आएगा टॉप राइट हैंड कॉर्नर का, ध्यान रखना आपको, टॉप राइट हैंड कॉर्नर, ये वाला जो कॉर्नर होता है चिट्ठी का, उस पर आप लिखेंगे एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखते समय आप अपना उस पर नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, आपको नाम नहीं लिखना है, सिर्फ आपका एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिविंग XYZ हाउस, मान लीजिए आप रह रहे हैं 105 नंबर हाउस में और आपका है 2nd एवेन्यू में आप रह रहे हैं, उसको आप लिखेंगे। एंड में कोमा जरूर लगाएंगे, यहाँ पर ये एड्रेस की खास बात होती है चिट्ठी लिखते समय। चिट्ठी लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पंक्चुएशन, तो जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ पंक्चुएशन में आपको ये लिखना है, ये पुट करना, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप एवेन्यू लिखेंगे, आप फिर यहाँ पे जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, उसका नाम है बनी पार्क, तो आप लिखेंगे बनी पार्क, ठीक है। फिर आप जिस भी आपका जो भी एड्रेस का एंड में सिटी आता है उसको लिख देंगे और एंड में आप यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे, जैसे 3020 जयपुर का एक कॉमन है, यहाँ पे एरिया वाइज आता है, होपफुली बनीपाक का वुड बी 02 और वट एवर, आई डोंट नो 04, तो वहाँ पे आप वो नंबर यहाँ पर लिख देंगे। 02 है तो आप यहाँ पे 02। अपना पिन कोड 6 डिजिट में होता है इंडिया में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनको आप एड्रेस लिखते समय ध्यान रखेंगे। फिर इस एड्रेस के ठीक नीचे यहाँ पे डेट आएगा। डेट 3 फॉर्मेट में होती है, जैसे आपके सामने तीनों फॉर्मेट मैंने लिख दिए हैं। आप 15 दिसंबर 2021 भी आप लिख सकते हैं, या आज की डेट में अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 27 जैन आप लिखेंगे, फिर आप कोमा लगाएंगे एंड देन 2022 आप लिखेंगे। आप दूसरा फॉर्मेट ये भी लिख सकते हैं 27 जनवरी या जैन भी आप लिख सकते हैं। आप कंप्लीट लिखना चाहें तो आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं स्पेलिंग इसमें। आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं मंथ की, दोनों लिख सकते हैं 2022, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैन 27 कोमा 2022। ये 3 फॉर्मेट आप डेट के आप लेकर चलते हैं। इन तीनों में से कोई एक यूज़ करना है आपको, तीनों में से कोई एक फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे। ध्यान रहे, जब ये फॉर्मेट आप यूज़ करते हैं तो इसमें आपको स्टैंडर्ड यही फॉर्मेट हैं। एक दूसरा फॉर्मेट है जो जनरली लोग यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको केयर रखना है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप एलाबरेटेड रखें, इस वाले को रखें, क्योंकि इसका एक बेनिफिट है। अब मान लीजिए आप इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि जैसे 27/01/2022, कुछ लोग इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं। इस फॉर्मेट में एक इशू है, ब्रिटिश और अमेरिकन इसको डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। मान लीजिए आप 4th को लिख रहे हैं, 4 जनवरी को आप लिख रहे हैं 2022, तो यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिकन्स के लिए ये होता है मंथ और ये होता है डेट, ये होता है ईयर। अमेरिकन से इसको इस तरीके से परसीव करते हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न भी पैदा हो सकता है कि मंथ जो है वो 4th समझ जाते हैं, जो कि आया ही नहीं अभी। तो इसलिए हम जनरली इस फॉर्मेट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अमेरिकन्स के लिए पहला पार्ट मंथ के लिए है, सेकंड डेट के लिए। टू द ब्रिटिश, फॉर द ब्रिटिश अगर हम देखें, ब्रिटिश लोगों के लिए अगर इसी फॉर्मेट को चेक करें तो ब्रिटिश लोगों के लिए अगर आपको ऐसे लिखा हो तो ये डे होगा, ये मंथ होगा और ये क्या होगा, ऑब्वियसली ईयर होगा। तो ये आपका अमेरिकन्स का है, ये ब्रिट्स का है। तो आप इसमें थोड़ा सा इनको इस फॉर्मेट में अगर लिखते हैं और आप कहीं बाहर के आदमी से कम्युनिकेट कर रहे हैं जो ब्रिटेन या अमेरिका में रहता है, होता है वो डेट्स को डिफरेंटली परसीव कर सकता है। तो इसलिए आप क्या रखेंगे, आप इस तरह का फॉर्मेट रखेंगे। हालांकि ऐसा अभी तक सिविल में मैंने कोई ऐसा लेटर राइटिंग नहीं देखा है कि आपका कोई फ्रेंड कैलिफोर्निया में रहता है, हो भी सकता आया हो, मेरी आइज़ मिस कर गई हूँ, कि आपका फ्रेंड कोई कनाडा में, कैलिफोर्निया में या लंदन रहता है, उसको आपको चिट्ठी लिखनी है, तो ऐसी स्थिति में डेट के आप इन्हीं फॉर्मेट्स का
प्रयोग करें, ये अप्रोप्रिएट रहेगा। इन फॉर्मेट्स में अमेरिकन्स और ब्रिटिश जो लोग हैं, यूरोपियंस जो हैं, वो इसको डिफरेंटली परसीव करते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है डेट। तो डेट का फॉर्मेट आपको प्रॉपर रखना है। सुरेंद्र, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई? आई होप यू आर डूइंग वेल। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, कई बार हम क्या लिखते हैं कि आपका लेटर जो है वो लेटर हेड पे लिखते हैं। ऐसा आपके सामने परिस्थिति पैदा हो सकती है। अगर लेटर हेड पे लिखा गया है, लेटर हेड में क्या होता है, जनरली आपका एड्रेस यहां लिखा होता है। लेटर हेड में एड्रेस कहीं ना कहीं ऊपर XYZ आपको दिया होता है। ऐसी स्थिति में आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में सिर्फ डेट मेंशन करेंगे। अगर आप लेटर हेड पे लेटर को लिख रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी आपको एड्रेस दिया है लेटर हेड पे, तो आप यहाँ पर आप लेटर के साइड में राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप डेट को मेंशन करेंगे। हालांकि अब आजकल क्या होता है, एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी बनती जा रही है, ये जो एड्रेस एंड डेट है इसको लेफ्ट हैंड साइड में भी रखना है, लेकिन फॉर्मली एग्जामिनेशंस में हमें इसको टॉप राइट हैंड कॉर्नर में ही लिखना है ऑन दी फर्स्ट पेज। किस पे? पहले पेज पे। पंक्चुएशन का ख्याल रखें, डेट को क्लियरली लिखें। 3 फॉर्मेट आपको बता दिए। अवॉइड करें डैश और स्लैश वाला फॉर्मेट अगर आप अब्रोड किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। ये हमने हेडिंग के बारे में पढ़ा। तो हेडिंग के बारे में इतना ही आज इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। अब दूसरी चीज़ें कुछ आती हैं कि अलग अलग चिट्ठियों की जो फॉर्मेट हैं, नोटिसेस हैं, उनमें अलग अलग तरह के फॉर्मेट हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि हर टाइप की चिट्ठी हम लोग लेंगे, एक लेटर हम लिखेंगे। ऐसी स्थिति में जिस टाइप का लेटर हम लिखेंगे उस टाइप का फॉर्मेट आपको पहले डिस्कस करके बताया जाएगा कि इस टाइप के लेटर में बिजनेस लेटर है या मेमोरेंडम है या सर्कुलर है या नोटिस है, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का हम एक फॉर्मेट यूज़ करेंगे और उस फॉर्मेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़। ये हमारा एक पार्ट है जो हम पहला पत्र लेखन में देखते हैं। उसके बाद अगला आपका आता है, इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वो है हमारा हेडिंग के बाद सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। ग्रीटिंग कॉमन है आजकल, सबके लिए एक ही यूज़ करते हैं हम। डियर शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। मेंबर्स ऑफ फैमिली है, उसमें हम रिलेटिव का जिस रिलेशन में हम स्टैंड करते हैं उसका नाम रख देते हैं। डियर फादर, डियर मदर, डियर अंकल, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड अगर फ्रेंड्स के लिए लिखते हैं तो ये भी हो सकता है। नाम भी हो सकता है, डियर रघु, डियर मिस्टर रघु, डियर सुमन, और कई बार सरनेम भी होता है। अगर किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, मान लीजिए किसी का सरनेम सिंह है, तो आप लिख सकते हैं डियर मिस्टर सिंह, डियर मिस्टर सिंह। आप इस तरीके का सैल्यूटेशन भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सैल्यूटेशन है। बिजनेस लेटर में आप जहाँ पे आपको फॉर्मली किसी को ग्रीट करना है, आपके सीनियर हैं, सुनील थैंक यू सो मच, नमस्कार, ईश्वर आपका भला करे। ट्रेंडिंग में तो लाने वाले आप ही हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को टैग करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सुनील उनको ज़रूर टैग करें जो बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पहले जिसको हम किसी ज़माने में ग्राम सेवक कहते थे, उसकी जो एग्ज़ाम है उसका मेंस का कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ इंग्लिश का, तो आप उसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दैट विल हेल्प देम। मैं डेट अनाउंस कर दूंगा फेसबुक पे और बाकी सब चीज़ों में भी, तो उसके लिए भी आप उसको लेकर चलें। कुछ पेपर्स में डिस्कस करूंगा वीडियो के पॉसिबल पेपर क्या हो सकते हैं, चूँकि ऐसा पैटर्न मैंने सुना है कि अब की बार हो रहा है, तो उसमें किस तरह की इंग्लिश आ सकती है, तो कुछ पॉसिबल पेपर पैटर्न्स में मैं डिस्कस करूंगा। तो बिजनेस पीपल को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं, अगर आप फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे डियर सर, डियर सर्स। अगर आप मल्टीपल लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है जहाँ पे आप एक ही नहीं कई लोगों को आप एड्रेस कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में आप डियर सर्स भी लिख सकते हैं, डियर मैडम या डियर मैम, डियर मैम्स भी आप लिख सकते हैं। इस तरह का सैल्यूटेशन कॉमन है जहाँ पे आप बिजनेस लेटर्स लिख रहे होते हैं, या फिर
फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप इंडल्ज होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सैल्यूटेशन हमेशा, जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है, मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये पेपर है आपका, तो यहाँ पे A&D आएगा, एड्रेस एंड डेट वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। फिर इस जगह पे आप सैल्यूटेशन रखेंगे, डियर सर, डियर मैम, जो भी है। तो आपका सैल्यूटेशन जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा पेपर के पहले पन्ने पे। जो फर्स्ट पेज है उस पर आप पहले साइड में डियर सर, डियर मैम लिखेंगे। दो जो पहले टाइप के हैं इनफॉर्मल, जिसमें हम फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, उसके सैल्यूटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। हैविंग सेड दैट, एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो पर्टिकुलर लेटर की टाइप का पैटर्न है वो कल से जो एग्जांपल्स में लेकर आऊँगा। एक क्वेश्चन हम पिक करेंगे कि आपके अपने फ्रेंड को चिट्ठी लिखनी है या अपने ऑफिस में कोई कम्युनिकेशन करना है, तो उसमें किस तरह का सैल्यूटेशन होगा, वो पर्टिकुलर जो है वो आ जाएगा। अभी हम कॉमन फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं ताकि कॉमन एक मैप हमारे दिमाग में हो। तो कॉमन मैप जब हमारे दिमाग में आता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश नहीं रहती, हमें उसको करने में, पढ़ने में आसानी होती है। तो अगला जो पार्ट है इसमें सैल्यूटेशन में हमारा उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेन बॉडी जो होता है। यहाँ पे आप मेन मैसेज लिखते हैं, अपना मेन जो आपका मैसेज है वो इसी में ही लिखा जाता है। जो मुख्य मैसेज है वो आपका मेन आपका बॉडी में लिखा जाता है। जो मुख्य मैसेज आपका मेन बॉडी में लिखा जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर वो आता है क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आप जो लिख रहे हैं वो मैसेज स्पष्ट होना चाहिए। और उसमें आपके एक दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान में, कभी भी चिट्ठी चूंकि डॉक्यूमेंटेड है, और डॉक्यूमेंटेड होने के अलावा भी ये क्या है, डॉक्यूमेंटेड होने के अलावा भी इसमें आपको ये दिखाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। पत्र लेखन, अगर आप ऐतिहासिक व्यक्तित्व जितने भी हुए हैं, हमारे ऐतिहासिक जो पर्सनालिटीज़ हुई हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया या देश के लिए बहुत कुछ किया, बड़े नेता, अगर उनके पत्र लेखन को आप देखें तो उनकी शैली इतनी प्रभावशाली है, लिखने का जो स्टाइल है वो इतना प्रभावशाली है, उनके विचारों की जो गहराई है, वो क्या सोचते थे उस समय, उनके दिमाग में मुख्य विचार क्या होते थे, वो चिट्ठियों से, पत्र लेखन से, कम्युनिकेशन से ही झलकता है। तो उस समय के पत्र जो हैं, गांधी जी के लिखे हुए, नेहरू जी के लिखे हुए, सरदार पटेल के लिखे हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिखे हुए, जो भी महान हस्तियां हुई हैं, भगत सिंह जी के लिखे हुए, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिखी हुई चिट्ठियां जो हैं आज भी प्रिजर्व्ड हैं। उनकी राइटिंग की आप क्वालिटी देखिए, उनके विचारों की नोबिलिटी आप देखिए, अचंभित रह जाते हैं। तो जब भी आप लिखें तो आपके विचारों में थोड़ी गहराई झलकनी चाहिए, शैलोनेस नहीं होनी चाहिए, छिछलापन विचारों में नहीं होना चाहिए, तो डेप्थ होनी चाहिए विचारों में, डीप, या जिसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ थॉट होनी चाहिए। जो लिखा है आपका डेप्थ ऑफ थॉट्स होना चाहिए, शैलोनेस, छिछलापन विचारों का उसमें नहीं झलकना चाहिए। इसलिए ओछे शब्दों का प्रयोग ना करें, स्लैंग्स का प्रयोग ना करें, फॉर्मल शब्दों का ही प्रयोग करें। अगला जो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है वो क्या क्या ध्यान में रखने हैं, आपको आपके विचारों में कंसिस्टेंसी बनी रहे, कहीं विचार चूक ना जाएं, इसके लिए आप छोटे पैराग्राफ्स बना लें, स्मॉल पैराग्राफ्स। मान लीजिए आपको 3 तरह का मैसेज देना है, या आप अपने मैसेज को 3 हिस्सों में ब्रेक करके कहना चाह रहे हैं, 2 हिस्सों में, तो उतने पैराग्राफ बना लें सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। आप मान लीजिए आप एक चिट्ठी लिख रहे हैं जहाँ पे आप अपने सीनियर्स को चिट्ठी लिख रहे हैं, जो वर्किंग कंडीशंस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको लेकर, या वर्कर्स में जो असंतुष्ट है उसको लेकर, तो पहले पार्ट में आप लिखेंगे कि ये चिट्ठी किस मामले में है। दूसरा जो मामला है उसमें आपके जो वर्कर्स हैं उनके ग्रीवेंसेस हैं, ग्रीवेंसेस का क्या कारण है, क्या पॉसिबल समाधान है, और पॉसिबल समाधान में आपका क्या सहयोग हो सकता है। इतना आपके 4 पार्ट में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं एक छोटी सी बात को, तो हर पैराग्राफ में एक तरह का पॉइंट रखें। 1 पैराग्राफ 1 थॉट, 1 पैराग्राफ 1 पॉइंट आप कह सकते हैं। 1 पैराग्राफ 1 पॉइंट आप जो रेज करना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप किसी को बताना चाहते हैं, वो एक पैराग्राफ में 1 पॉइंट लिखें। जब आप लिख रहे हैं तो आप
सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज का प्रयोग करें, शॉर्ट सेंटेंसेस, नॉट वर्डी सेंटेंसेस, ज़्यादा वर्डी नहीं होने चाहिए, लेंदी नहीं होने चाहिए। अगर आप लेंदी सेंटेंसेस लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मीनिंग का लॉस होता है। तो वर्डी सेंटेंसेस को अवॉइड करें, ज़्यादा जार्गन्स का इस्तेमाल नहीं करें, हाई साउंडिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करें। हाई साउंडिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आपको हाई साउंडिंग वर्ड्स के बजाय आपको वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो जनरली जो आप क्या है उन वर्ड्स को यूज़ करें जो नॉर्मली कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। उसके बाद अगला वर्ड आपका आता है क्लैरिटी ऑफ थॉट। मैंने बताया, अगला पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अवॉइड हाई साउंडिंग वर्ड्स, आपको ज़्यादा जार्गन्स वगैरह आपको अवॉइड करने हैं। और उसके बाद अगला आपका जो पार्ट आता है वो आता है आपका नो इलोक्वेंस। ज़्यादा आप इलोक्वेंट मत बने। इलोक्वेंस से मेरा मतलब है जिसमें आप लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं, इलोक्वेंस उसी को कहते हैं। इलोक्वेंस आप सीधी सादी बात को ज़्यादा लच्छेदार भाषा में कहना चाहते हैं। इलोक्वेंस स्पीच में, पॉलिटिक्स में, या जहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, वहाँ पे चल जाती है, लेकिन चिट्ठियों में इलोक्वेंस का इस्तेमाल नहीं करें। इलोक्वेंट स्पीच आपका नहीं चलता है। इलोक्वेंट स्पीच प्लीजिंग स्पीच होता है, जबकि चिट्ठी में आप कोई फॉर्मल मैसेज दे रहे हैं, इसलिए इलोक्वेंस को थोड़ा अवॉइड करें। हाई साउंडिंग वर्ड्स का प्रयोग तो कतई नहीं करें, क्योंकि आपका पैराग्राफ वर्डी नहीं होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें सी, वो है आपकी थॉट कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट होने के बाद आप कोई पोस्ट स्क्रिप्ट, ये देखिए उपसंहार, कई बार क्या होता है कि जब आप लिख रहे होते तो आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, तो आप नोट डाल रहे हैं नीचे ये हाँ, लेट मी रिमाइंड यू दिस एंड दैट, कि मैं आपको सर एक चीज़, हाँ सर एक चीज़ भूल गया मैं, वन मोर थिंग आई वांटेड टू से दिस एंड दैट। इस तरह का नहीं करें, ये शैलोनेस दर्शाता है विचारों की, ये गहराई के सिद्धांत के विपरीत है। तो विचारों में छिछलापन, शैलोपन कोई पसंद नहीं करता। चिट्ठियों में जिसको आप लिख रहे हैं वो बनता हुआ काम, जिसको लिख रहे हैं, जिसको एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। इसलिए आप पोस्ट स्क्रिप्ट ना ऐड करें। आप जो भी मैसेज देना है वो कंप्लीट मैसेज आपको बॉडी में लिखना है। तो मैसेज जब आप पैराग्राफ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो पैराग्राफ डिज़ाइन करते समय आपको क्या करना है, पैराग्राफ डिज़ाइन करते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था कि कोई आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज़ का कुछ इशू है, उसके ग्रीवेंसेस हैं, तो आप उसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे, आप फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, वाई आर यू राइटिंग, What is the subject matter? What's the matter? What's the matter? आप ऐसे मत लिख देना है What's the matter। मैं तो ये आपके लिए पॉइंट के लिए बता रहा हूँ, मैटर क्या है, मसला क्या है, ठीक है। और आप पहला क्यों लिखा, देन what's the matter। नाउ इशू आपने बता दिया। what you can do, आप क्या कर सकते हैं, या what are you doing, what are you, आप क्या कर रहे हैं इस मामले में, एंड अल्टीमेटली जिनको आप एड्रेस कर रहे हैं, what they can do, what they can do। जरूरी नहीं है इसमें यही फॉर्मेट रहे, प्लीज़ माइंड इट। मैं तो आपको एक बता रहा हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को लेके कुछ ग्रीवेंसेज हैं, उनको लेके इशू है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए किस तरह का सपोर्ट चाहिए। आपका हो सकता है मेन इशू वही हो, तो उसको लेके आप इनको 4 पैराग्राफ में ये कंप्लीट थॉट आप चारों लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं आप, मसला क्या है, आप क्या कर रहे हैं, और आप के साथ जो मैनेजमेंट है जिसको आप लिख रहे हैं या जिनको आप एड्रेस कर रहे हैं, जो आपका ऑडियंस है चिट्ठी का, वो क्या कर सकता है इसके मामले में, इस मामले में उससे आप क्या चाहते हैं। तो ये कुछ 3 4 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर इनको आप लॉजिकल ऑर्डर में बिठा लें एक बार, कि हाँ ये थॉट्स मुझे कहनी है, इनको मैं इस लॉजिकल ऑर्डर में रखना चाहूँगा, ये मेरा मकसद है, इस तरह के विचार मेरे सामने रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो आप लॉजिकल ऑर्डर में उनको रखें एंड देन राइट, फिर आप लिखें उसको। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कुछ पॉइंट्स आप तैयार कर लें पहले से ही,
कुछ पॉइंट्स अगर आप तैयार कर लेंगे वो बेहतर होगा। पॉइंट्स तैयार करके आप उन पॉइंट्स को लॉजिकल ऑर्डर में रख लें एंड देन स्टार्ट राइटिंग, फिर आप उसको लिखना शुरू कर दें। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। उससे कंप्लीट लिख पाएंगे, कोई बीच में पॉइंट मिस नहीं होगा और उसमें आपका विचारों की डेप्थ भी उनको प्रदर्शित होगी। मैसेज जो है वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंटली सामने वाले के पास पहुंच जाएगा। दिस इज़ द मेन मोटिव, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। लिखें क्लियर स्पष्ट हैंडराइटिंग में। आजकल चूंकि आप इलेक्ट्रॉनिक अगर चिट्ठी लिख रहे हैं तो उसमें आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो ल्यूसिड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपको नीटली लिखना है, थॉट्स मडल्ड नहीं होनी चाहिए आपस में। माइंड योर पंक्चुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पंक्चुएशन जैसे मैं इसको हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। हिंदी में एक फेमस एग्जाम्पल है पंक्चुएशन से, भाग मत रुक, एक कोमा हमने लगाया है और अगर मैं कोमा चेंज कर देता हूं, भाग मत रुक, तो एक कोमा लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से पंक्चुएशन पूरा के पूरे मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे पहले में भाग मत रुक यानी भागने के लिए कह रहा है, दूसरे में भाग मत रुक उल्टा कह रहा है। तो पंक्चुएशन जो है कई बार बने बनाए खेल को बिगाड़ देते हैं। तो पंक्चुएशंस को आप लिखें। एक फेमस अमेरिकन हुए हैं, उनका बहुत अमीर थे वो, उनकी स्टोरी में भी यही है। उनकी इंग्लिश इतनी बेकार थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और लेकिन उनकी किस्मत बहुत तेज़ थी। उनको जितना लोगों ने उनके काम बिगाड़ने की कोशिश की उतने उनके काम बनते चले जाते थे। एक लंबी हिस्ट्री है इस चीज़ की एंड वो आगे बढ़ते चले गए जीवन में। तो एंड में जब उसने लोगों ने कहा कि तो अनपढ़ आदमी, इसको कुछ आता जाता नहीं है, तो उसने लिख के और फिर एक पंक्चुएशन की लिस्ट बनाई अपनी किताब में और उसने कह दिया कि जहाँ ज़रूरत हो मामा खुद लगा लो। तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि वो तो भाई साहब अमीर आदमी थे, अमीर आदमी की तो एरोगेंस भी चल जाती है। जो लोग स्ट्रगलर होते हैं उनको बड़ा हम्बल रहना होता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिलिटी जो है वही ताकत होती है। जब आपके पास कोई संसाधन नहीं होते तो आपकी विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है और संसाधन होते हैं तो भी विनम्रता ही ताकत है क्योंकि एरोगेंस तो जो साधन होते हैं उनको भी जल्दी निपटा देती है। तो एक दिन मैं कोई यहाँ पर एक वो देख रहा था कोई क्लिप, आई डिड नॉट वॉच द मूवी, टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ हर्षद मेहता पे या वो केतन हर्षद मेहता पे शायद एक मूवी है उसमें, तो उसमें एक वो जेंटलमैन है, उनका एक डायलॉग है कि नाम खराब कर दो विश्वास हिल जाएगा तो बात खराब हो जाएगी। तो हमें ऐसी चीज़ों को अपना आदर्श नहीं बनाना है। ऐसे करते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता नहीं करते, लेकिन आपको आदर्श किसको बनाना है कि अपने लिए अगर कोई ऐसा आपको महसूस भी होता है कि आपके आसपास ऐसे लोग जमा हो गए हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो आपके कार्य को सबोटाज करते हैं, तो आप एक चीज़ मेरी दिमाग में रखिएगा, आपका कोई भी नाम खराब कर सकता है, आपका काम खराब नहीं कर सकता। तो नाम खराब करना बहुत आसान है लेकिन काम खराब नहीं कर सकता। आपके सामने हजारों हजार ऐसे उदाहरण होंगे जिनको लोग गालियां देते हैं लेकिन वो अपने निजी जीवन में बड़े सफल लोग हैं। तो लोग नाम खराब कर सकते हैं, लोग काम खराब नहीं कर सकते। कीप वर्किंग हार्ड। परिस्थितियां हैं नेगेटिव पॉजिटिव जैसे हैं, आती रहती हैं, उनको तो हम बदल नहीं सकते। तो फिर मैं कहूँगा लोग आपका नाम खराब कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपका काम खराब नहीं कर सकती। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप इंजॉइंग, करते रहें कुछ न कुछ अपने जीवन में। उसके बाद माइंड और पंक्चुएशन के बाद जैसे मैंने बताया कि पंक्चुएशन से सारा मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा जो हमने ये यहाँ पे लिखा है। उसके बाद अगला पार्ट आता है आपका इसी में ही जो आप पढ़ रहे हैं, सब आपका आता है सब्सक्रिप्शन और कर्टियस लीव टेकिंग है। आप अंत में चिट्ठी को कंप्लीट करके छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे क्या मसला होता है, अगर आप लेटर को एंड करते हैं सडनली आप लिखते लिखते बंद हो जाते हैं तो सामने वाला जो पढ़ने वाला है उसको बड़ा ख़राब लगता है कि यार व्हाट हैपेंड, अभी तो पूरी थॉट मैंने पढ़ी नहीं है तो चले गए। अब
कई बार ये भी होता है कि लिखने वाला हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग से पहचान जाए, फिर भी अगर आप सडनली एब्रप्टली अगर आप अपने मैसेज को एंड करते हैं तो इम्पोलाइट होता है, रूड होता है, डिसकर्टियस होता है। तो डिसकर्टसी को आपको अवॉइड करना है। तो डिसकर्टसी को अवॉइड करने के लिए आप प्रॉपर सैल्यूटेशन रखते हैं। सैल्यूटेशन रखने के भी 2-3 इंपॉर्टेंट छोटे नियम होते हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। जब भी आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, योर्स फेथफुली लिखें, योर्स सिंसियरली लिखें, सिंसियरली योर्स लिखें, योर सिंसियर फ्रेंड लिखें, योर सिंसियर ब्रदर लिखें, योर एल्डर ब्रदर लिखें, योर यंगर ब्रदर लिखें, कुछ भी लिखें, योर सन लिखें, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप उसके एंड में कोमा ज़रूर लगाएंगे। ये पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेटर राइटिंग आप ऐसे में कहीं पे भी पंक्चुएशन मिस हो गया तो इतना हो सकता है कि जो आपका एग्जामिनर है वो भी उसको स्किप कर दे एक बार के लिए, हो सकता है उस पर उसका ध्यान नहीं जाए। लेकिन लेटर राइटिंग एक डिफाइंड फॉर्मेट होता है, उसमें कहीं पे भी पंक्चुएशन की अगर मिस्टेक होती है तो गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, योर्स जो है वो प्रोनाउन से, पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव केस होता है। तो ये ग्रामर में भी हम लोग पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव केस बनाते समय हम यहाँ पे योर और एस के बीच में एपिस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते, सीधा आप योर्स लिखेंगे। ये 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंक्चुएशन में ये मिस्टेक हो जाती है कई बार, योर्स के बीच में हम एपिस्ट्रोफी चिपका देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, गलत है। आपको पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं करना है, उसको कहीं पे भी नहीं लिखना है। फिर उसके बाद ये जो आप लिखेंगे, ये कहाँ लिखेंगे, जो आपका लास्ट वर्ड जो आप फिनिश कर रहे हैं चिट्ठी को, उसके जस्ट नीचे एंड में टू द लेफ्ट, मान लीजिए ये आपका पेपर है जिस पे आप लिख रहे हैं, आपने अपना एड्रेस एंड डेट लिखा, सैल्यूटेशन लिखा, मैसेज लिखा, आपका मैसेज यहाँ के एंड हो गया, तो ठीक यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, आप यहाँ लिखेंगे। बस ध्यान रखिएगा एंड में कोमा ज़रूर लगाएंगे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लिख कर रहे हैं। कर्टियस लीव टेकिंग है, यहाँ पे आप एक विनम्रता से अभिवादन करके किसी को आप अपनी चिट्ठी को एंड कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको दिमाग में रखना है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप इसको एंड करेंगे। और उसके बाद आपको जो भी आप लिखेंगे, पहला लेटर जो लिखेंगे वो आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में। यहाँ पर वाई जो हमने कैपिटल लेटर में लिखा है और साथ में हमने कोमा भी लगाया है। दैट्स हाउ इट इज। ये आपका अगला है। फिर आता है आपका सिग्नेचर और नेम ऑफ द राइटर। ये ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट यस ऑफ कोर्स आप इसको आप नीचे लिखेंगे योर सिंसियरली, आप एक यहाँ पे है, एंड जस्ट आपके नीचे जो सब्सक्रिप्शन आपने लिखा था उसके नीचे आप लिख देंगे रामलाल पांडे, या जो भी है आपका, जिस भी नाम से आप लिखना चाहते हैं उसको आप लिख देंगे। योर्स फेथफुली आप लिख देंगे, जैसे मिसेज कोमल तरार है ये आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आप एक आप अपना लिख देंगे। जब भी कोई लेडी अगर लिख रही हैं तो वो लिखना चाहें तो लिख सकती हैं मिस, मिसेज या आपका केवल एमएस। बहुत से लोग कभी ये नहीं चाहते कि मैं मिस या मिसेज के नाम से कुछ लिखूं, तो ऐसी स्थिति में आप इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। जब आप बताना चाहते हैं सीधा भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं बताना चाहते तो केवल आजकल शॉर्ट आपका इसका फॉर्म चलता है एमएस, वो भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब मैसेज ही हो सकता है। दीज आर अ फ्यू थिंग्स, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की। ये आपका सिग्नेचर पार्ट हो गया। और अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंक्चुएशन का पूरी चिट्ठी में ख्याल रखना है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं तीसरी बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। एड्रेस है आपका, आपने श्रवण कुमार के नाम से लिखा, 25 शिप्राफत मानसरोवर जिनको आप लिख रहे हैं, ये इनका जिनको आप चिट्ठी लिख रहे हैं उनका पूरा एड्रेस है। एनवेलॉप में लिखें, 2 से बिगिन करें,
ठीक है, और फिर आप यहाँ पे किसी के पर्सन का नाम और उसका एड्रेस कंप्लीटली उसको लिखें और लिखकर आप चिट्ठी अपनी पोस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल आपके लिए, आज के लिए इतना ही था जो मैं आपको बताना चाहता था कि लेटर राइटिंग में क्या है। तो पहला आपका पार्ट होता है एज़ यूजुअल, हम बताते हैं क्लास में आते ही देखते हैं कि क्या पढ़ना है, फिर हम पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे क्या पढ़ा हमने। तो आपका सबसे पहला हमने देखा कि इसमें किसी भी लेटर राइटिंग में 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहला होता है आपका डेट एंड एड्रेस। डेट एंड एड्रेस को हम राइट हैंड कॉर्नर में लिखेंगे, कुछ लोग लेफ्ट में यूज़ कर लेते हैं, बट आपको अपने को फॉर्मली हमें लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए लिख रहे हैं तो राइट हैंड कॉर्नर में लिखेंगे। ऊपर आप एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस में लिखने वाले का नाम नहीं होगा, केवल एड्रेस होगा, पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे वापस सामने वाला आपकी चिट्ठी का रिप्लाई कर सके। कंप्लीट एड्रेस आप लिखेंगे वहाँ पर, और नीचे आप उस एड्रेस में कोमा वोमा उनका ध्यान रखेंगे, पिन कोड लिखेंगे और नीचे उसमें डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट जो है वो मैंने बता दिया, मंथ वाला फॉर्मेट आपको लेना है, क्योंकि अगर आप चिट्ठी किसी फॉरेनर को लिख रहे हैं तो अमेरिकन्स और ब्रिट्स जो हैं वो स्लैश वाले और डैश वाले जो डेट फॉर्मेट्स हैं उनको डिफरेंटली पढ़ते हैं, उनका परसेप्शन अलग अलग होता है। अगर हेडिंग आप लेटर हेड पे आप चिट्ठी लिख रहे हैं तो लेटर हेड पे नीचे आपका जहाँ जिस फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस भी दिया होता है, तो इसलिए आप केवल ऐसी स्थिति में केवल डेट का प्रयोग करें, उसमें आप केवल डेट लिखें। और उसके बाद आपका आता है मेन जो अगला जो पार्ट है वो आता है सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन जो है वो 2-3 तरीके के होते हैं, डियर फादर मदर भी हो सकता है, डियर ब्रदर भी हो सकता है, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो नाम भी लिख सकते हैं, डियर मिस्टर XYZ, डियर मिस्टर सिंह भी लिख सकते हैं, ये वो फलान जान, जो भी आप मतलब उसका एक अप्रोप्रिएट आप चाहते हैं। फॉर्मल लेटर में डियर सर मैम का आप प्रयोग करते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। देन वी कम टू द मेन बॉडी ऑफ दिस पार्ट। ये मेन मैसेज होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है मैं कहूँ, क्योंकि ये मैसेज को स्पष्ट करता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी कि आप जो है वो मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए, सेंटेंसेस ज़्यादा वर्डी नहीं होने चाहिए, डायरेक्ट सेंटेंस होने चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए, ज़्यादा इलोक्वेंट ना हो, इनफॉर्मल ना हो, अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करें। अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करने से, फॉर्मल होने से आपका मैसेज का आपका इफ़ेक्ट ज़्यादा जाता है। दूसरा, आपकी विचारों की गहराई का भी पता लगता है। शैलोनेस जो है वो विचारों की चिट्ठियों में अच्छी नहीं मानी जाती। चूँकि विचारों में गहराई पता लगनी चाहिए, इसलिए आप लैंग्वेज की, चिट्ठी की लैंग्वेज को, लेटर की लैंग्वेज को स्ट्रिक्टली फॉर्मल रखेंगे। आपके शब्दों में मैच्योरिटी झलकनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे। पंक्चुएशन प्रॉपर आना चाहिए। सम अप करें उससे पहले आप एक बार देख लें कि आप जो मैसेज है आपका क्लियरली गया या नहीं गया। मैसेज में क्लैरिटी बनाए रखने के लिए आप जितने पॉइंट आप चिट्ठी में लिखना चाहते हैं, सब्जेक्ट मैटर वाइज आप पहले पॉइंट नोट कर लें और उसके जितने पॉइंट उतने ही पैराग्राफ बनाएं। जैसे आप 3 पॉइंट में, 4 पॉइंट में, 2 पॉइंट में अगर आप बात कहना चाहते हैं अपनी, या जैसे इन्विटेशन वगैरह तो उसमें 1 पॉइंट ही होता है, तो एक सिंपल छोटा पैराग्राफ भी आ सकता है। तो पैराग्राफ डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की आप चिट्ठी लिख रहे हैं। एक पैराग्राफ, एक थॉट, एक सब्जेक्ट आप लेंगे और उसको स्ट्रक्चर्ड पहले लॉजिकल ऑर्डर में बिठा लें, फिर लिखें तो लिखें नीटली, यानी कि आप स्पष्ट रूप से लिखें। अगर हाथ से लिख रहे हैं, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखें। फिर आता है सब्सक्रिप्शन। आप सामने वाले को, आप एब्रप्टली अगर चिट्ठी को एंड करते हैं तो डिस्कर्टसी है, ये एरोगेंस है, ये इम्पोलाइटनेस होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप चिट्ठी में नीचे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली योर्स, ऐसी चीज़ें लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखनी है कि पहला लेटर कैपिटल होगा, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जहाँ पे आपका लास्ट वर्ड आया है मेन मैसेज का उसके जस्ट नीचे, एंड उसमें एंड में कोमा प्लस योर्स। चूँकि पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव केस है तो उसमें कभी भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। एंड में आप अपना सिग्नेचर या जो है वो नेम लिखेंगे नीचे। नेम आपका अगर वहाँ पे सिग्नेचर है तो आप सिग्नेचर अगर आपको ज़्यादा तो आप प्रिफर ये करिए कि नाम लिखिए, उसके नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। और अगर आप सिग्नेचर भी कर रहे हैं तो उसमें आपका नाम रिफ्लेक्ट होना
चाहिए। एंड फिर सबसे एंड में जो 6th पार्ट है वो है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन से मेरा मतलब है आप चिट्ठी के ऊपर, एनवेलप के ऊपर एक एड्रेस लिखेंगे, टू लिख के नीटली एड्रेस आप लिख के, उसमें भी कंप्लीट एड्रेस हो, एंड देन यू पोस्ट इट। दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ये 6 पार्ट होते हैं जो किसी भी चिट्ठी के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कल से हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे, हर तरह की चिट्ठी का मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा। 2 या 3 दिन ये लेटर राइटिंग की क्लास चलने वाली है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, हैव फन, नमस्कार, धन्यवाद।